तो आज बात करेंगे द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ के बारे में, जिसको लिखा था पीबी शेली ने 1822 में। सेम ईयर ही उनकी डेथ भी हो जाती है। तो ये जो पोम है अनफिनिश्ड रह जाती है एंड इट इज़ अ ड्रीम विजन पोम। पहले उन्होंने इसे सपने में देखा एंड फिर उसके बाद इन्होंने पोम का रूप दिया। इस पोम की थीम्स की बात करें अगर, तो ये बात करती है लाइफ की किस तरह से ये जो ज़िंदगी है ये बहुत ज़्यादा टायरेनिकल है, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्रूअल है, डिस्ट्रक्टिव है। ये किसी को भी छोड़ती नहीं है, चाहे कोई कितना ही महान हो, कितना ही इस दुनिया में खूबसूरत हो, किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ती। ये सबको ख़त्म ही करके रहती है। एंड ये रियलिटी को भी क्वेश्चन करती है कि ये जो ज़िंदगी है ये सुंदर है या ख़तरनाक है, और मौत के बाद क्या होता है। एंड इट इज़ ऑल्सो एन एल्गोरिकल पोम। एल्गोरिकल मतलब होता है कि जो बात तो किसी चीज़ की कर रही है लेकिन मीन किसी और को कर रही है। तो सिंबल्स इसमें यूज़ होते हैं, सिंबॉलिक पोम है ये। ओके, तो इस पोम में एग्जैक्टली क्या होता है, हमारा जो ये स्पीकर है वो अपने ड्रीम विजन को डिस्क्राइब कर रहा है कि किस तरीके से वो एक बहुत ही फोर्सफुल लाइट को देखते हैं। जो ये फोर्सफुल लाइट है किसको रिप्रेजेंट कर रही है, लाइफ को रिप्रेजेंट कर रही है। एंड ये किसकी तरह आगे बढ़ता जा रहा है, एक चैरियट की तरह आगे बढ़ता जा रहा है। एंड इसको चलाने वाला कोई मिस्टीरियस सा फिगर है। अब ये मिस्टीरियस फिगर टाइम हो सकता है या खुद लाइफ हो सकती है, ठीक है, ये उन्होंने डिस्क्राइब नहीं किया है। तो इसमें जो चैरियट्स है इससे कौन कौन रथ इससे फिगर्स बंधे हुए, बहुत ही ज़्यादा जो फेमस उस टाइम के फिगर्स है, जैसे कोई आर्टिस्ट हो गया या फिर कोई लिटरेचर में बहुत ब्रिलियंट हो गया, कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट हो गया, ये सभी लोग इस चैरियट से बंधे हुए हैं। एंड दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से ये लोग भी अपने अंत तक पहुंच रहे हैं। ये अपने जो इनका टैलेंट था उससे अटैच नहीं रह पा रहे। कोई कोशिश कर रहा है, जैसे मान लो कोई लवर है, वो अपने प्यार से कोशिश कर रहा है कि मैं उससे जुड़ा रहूं, बट फिर भी एंड में आकर वो सब डिस्ट्रक्ट होना ही होना होता है, ठीक है। इसमें एक और बहुत ही की इंपॉर्टेंट फिगर का इन्होंने यूज़ किया है, दैट इज जॉन रोशो, जो है खुद की अपनी डाउनफॉल डिस्क्राइब कर रहे हैं इसमें कि किस तरीके से ये जो टायरेनिकल लाइफ है इसने मुझे भी नहीं बख्शा। मैं जो इतना फिलोसोफर इंसान हूँ, इतना ज़्यादा सोचने समझने वाला इंसान हूँ, मैं भी इस लाइफ के चंगुल से नहीं बच पाया। तो यही पूरी जो पोम है इस चीज़ के बारे में बात करती है कि ये जो चैरियट है ये आगे चलती जाती है, बड़े बड़े फिगर्स को अपने नीचे रौंदती चलती हुई जाती है। ओपनिंग लाइन्स ऑफ दिस पोम आर Swift as a spirit hastening to his task of glory and of good, the sun sprung forth rejoicing in his splendor, and the mask of darkness fell from the awakened earth. तो सबसे पहली जो लाइन है, स्विफ्ट एज अ स्पिरिट हेस्टनिंग टू हिज टास्क, इसमें ये पोएट बात कर रहे हैं कि किस तरीके से जो सूरज है ना, सन की बात कर रहे हैं कि वो एकदम से ऊपर की तरफ आ जाते हैं। स्विफ्ट एज अ स्पिरिट हेस्टनिंग मतलब बहुत जल्दी करते हैं, उनको कोई टास्क मिला हुआ है उसे उन्हें पूरा करना है, तो बहुत ही स्विफ्टली मतलब बहुत ही स्मूथली उस टास्क को पूरा करने के लिए जल्दी से काम करते हैं। ऑफ ग्लोरी एंड ऑफ गुड द सन स्प्रैंग फोर्थ, मतलब ये बहुत ही मैग्निफिसेंट सा कुछ होने वाला है। ऑफ ग्लोरियस, कुछ चीज़ ग्लोरियस ही होने वाली है, ओके, एंड कुछ गुड रीज़न के लिए होने वाली है, विच इज़ बेनिफिशियल टू द अर्थ। तो वो स्प्रंग फोर्थ मतलब ऊपर की तरफ उभरते हैं, जैसे एक स्प्रिंग होता है ना, ऊपर की तरफ उभरता है, सेम ऐसे सन जो है ऊपर की तरफ उभरते हैं। रिजॉइसिंग इन हिज स्प्लेंडर एंड द मास्क ऑफ डार्कनेस फेल फ्रॉम द अवेकेंड अर्थ, मतलब ये बताते हैं कि किस तरीके से वो है रिजॉइसिंग, मतलब सारी चीज़ दुनिया में जो है खुशी भरने वाले हैं। स्प्लेंडर मतलब बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक उनका अराइवल हो रहा है। एंड द मास्क ऑफ डार्कनेस फेल फ्रॉम द अर्थ, मतलब जो अभी तक अर्थ डार्कनेस में थी, ठीक है, वो सो रही थी, उसको वो उतारेंगे धीरे धीरे एंड एक तरह से जगाएंगे अर्थ को कि अब सुबह हो गई। तो एक तरह से ये सुबह सूर्योदय जो होता है उसके टाइम को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जब सूर्य उदय होता है तो अर्थ जो सो रही होती है, अंधेरे का मास्क उसके चेहरे पे होता है, उसको वो हटाते हैं एंड जगाते हैं। नेक्स्ट पैसेज इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। इसकी लाइंस है, द चैरियट रोल्ड अ कैप्टिव मल्टीट्यूड वाज ड्रिवन, all those who had grown old in power or misery, all who have their age subdued or by action or by suffering। तो इस पोम में वो इस पैसेज में वो कहना चाह रहे हैं कि एक जो चैरियट है, रथ है, वो किस चीज़ का रथ है, लाइफ का रथ है, वो रोल्ड हो रहा है, मतलब आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे। अ कैप्टिव मल्टीट्यूड वॉज ड्रिवन, कैप्टिव मतलब जो बंदी होते हैं, मल्टीट्यूड मतलब बहुत सारे लोग, ओके, काइंड ऑफ ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी जो उस चैरियट के पीछे से बंधी हुई है,
एंड वो उसके पीछे पीछे खदेड़ते हुए उसे वो चैरियट ले जा रहा है। तो बहुत ही इमेजरी ये क्रिएट करते हैं कि एक लाइफ का पूरा रथ है और उसमें हर तरह का इंसान बंधा हुआ है एंड सारे लोगों को वो खदेड़ता हुआ ले जा रहा है। तो इसमें ये कौन कौन लोग इंक्लूड होते हैं, वो सेकेंड लाइन में लिखा है, ऑल दोज हु हैड ग्रोन ओल्ड इन पावर और मिजरी। वो सभी लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा पावर थी, जो रिच थे, वो लोग भी इसमें इंक्लूडेड है। एंड वो सारे लोग जो बहुत मिजरी से गुजरे हैं, जो बहुत पुअर थे या उन्होंने बहुत सफ़र किया है लाइफ में, वो लोग भी इस चैरियट के रथ के पीछे बंधे हुए हैं। ऑल हु हैव देयर एज सबड्यूड, वो लोग जिन्होंने पूरी ज़िंदगी तो जी ली लेकिन आखिर में आके अपनी उम्र के आगे वो हार गए। जब बूढ़ापन आ गया उनका तो उन्हें समझ में आया कि भाई हमारा यूथफुल कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, फाइनली हमने भी उसको गिव अप कर ही दिया। जो हमने इतना ज़्यादा अपने आप को सुंदरता से लाद रखा था, फाइनली हम भी जो है एज के आगे हार मान चुके हैं। एज से यहाँ पे मतलब है टाइम के आगे। बाय एक्शन और बाय सफरिंग, वो लोग जिन्होंने बहुत कुछ लाइफ में उखाड़ा होता है, मतलब काफ़ी चीज़ अचीव करी होती है, तो वो बाय एक्शन भी जो स्ट्रॉन्ग थे वो लोग भी इससे बंधे हुए। एंड बाय सफरिंग भी जो लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे, जिनको बहुत पेन था, वीकनेसेस थी, डिसीजेस थी, वो लोग भी इससे बंधे हुए। तो एक तरह से यहाँ पे पोएट हर किसी तरह की लाइफ को डिस्क्राइब करते हुए कहते हैं कि भाई सारे के सारे लोग एंड में जो है ये जो लाइफ का चैरियट है इससे बंधे होंगे एंड उनका जो है खात्मा निश्चित है। सो द नेक्स्ट लाइन्स आर, For they of Athens and Jerusalem were neither mid the mighty captive scene nor mid the ribald crowd that followed them। तो यहाँ पे थोड़ा सा पोएट ने अपना टेक बदला है। वो कह रहे हैं जो एथेंस के लोग हैं और जो जेरूसलम के लोग हैं, एथेंस के लोग मतलब जो फिलोसोफर्स हुए हैं हमारे बड़े बड़े ग्रीक के, एंड जेरूसलम से उनका मतलब है जो रिलीजियस, बहुत ज़्यादा प्योर रिलीजियस हार्ट वाले लोग होते हैं। वो दोनों ही तरह के लोग जो है इस चैरियट के जो पीछे लोग बंधे हुए कैप्टिव्स हैं उनका हिस्सा नहीं है। ओके, वर नीदर मिड द माइटी कैप्टिव सीन, जो इतने ज़्यादा पावरफुल लोग थे या सफरिंग्स वाले लोग थे उनके बीच में वो लोग नज़र नहीं आते। कौन? जो फिलोसोफर्स है और जो रिलीजियस लोग हैं। नॉर मिड द रीबल्ड क्राउड दैट फॉलोड देम, रीबल्ड से मतलब है जो वल्गर लोग होते हैं, है ना, जो सोसाइटी को बहुत ज़्यादा गंदा करते हैं, अनसोशल लोग होते हैं, तो उन लोगों के बीच में भी वो कहीं नज़र नहीं आते। जो ये जो क्राउड था ये इन्हीं को फॉलो तो करता था लेकिन उनकी बातें नहीं मानते थे, वो काइंड ऑफ अपनी ही करते थे, जिसकी वजह से सोसाइटी और ज़्यादा गंदी हो गई। बट इस पूरे पैसेज में जो पोएट है वो कहना क्या चाह रहा है कि जो हमारे फिलोसोफर्स होते हैं और जो रिलीजियस लोग होते हैं, स्पिरिचुअल लोग होते हैं, वो इस लाइफ की जो पोजीशन है, प्रोसेशन है, उससे अलग हट के वो ऊपर उठ चुके हैं क्योंकि वो इसका हिस्सा नज़र नहीं आते। द नेक्स्ट लाइन्स ऑफ दिस पोम आर, all but the sacred few who could not tame their spirits to the conqueror, but as soon as they had touched the world with living flame, fled back like eagles to their native known। ये लाइन्स बहुत ही प्यारी है। देखो इसमें क्या कह रहे हैं पोएट, ऑल बट द सेक्रेड फ्यू हु कुड नॉट टेम देयर स्पिरिट्स टू द कॉन्करर, मतलब वो बहुत सारे लोगों में से वो कुछ चुनिंदा सेक्रेड प्योर लोग जो जिनकी जो सोच थी बहुत प्योर थी, जो रिलीजियस थे या फिलोसोफर्स थे, उन लोगों ने कभी भी कॉन्करर के आगे अपनी स्पिरिट को बांधा नहीं। अब यहाँ पे कॉन्करर कौन हो गया? लाइफ के आगे, ठीक है। टेम मतलब जब हम कैदी हो जाते हैं तो हमें किसी भी तरीके से परेशान कर सकता है हमारा जो मालिक होता है, तो अपनी स्पिरिट को एक तरह से बेचा नहीं अपने कॉन्करर को, लाइफ के आगे इतने झुके नहीं कि उनकी जो स्पिरिट है वो एक तरह से टेम हो सके अपने कॉन्करर के द्वारा। कॉन्करर मतलब यहाँ पे जो लाइफ का प्रोसेशन है, द चैरियट, ओके। बट एज सुन एज दे हैड टच द वर्ल्ड विद लिविंग फ्लेम, तो ये यहाँ पे पॉइंट बताता है कि जैसे ही उन्होंने जो ये अर्थ है उसको टच किया, टच से मतलब जो उनका काम था, जिस काम के लिए वो आए थे वो काम वो करके चले गए। किस काम के लिए आए थे? वो लिविंग फ्लेम, मतलब अपनी ईमानदारी, अपनी सच्चाई, अपना जो उनके पास ज्ञान था, फिलॉसफी थी, रिलीजियस जो वो अपनी बात स्प्रेड कर सकते थे, है ना, वो सारे उन्होंने जैसे ही वर्ल्ड को दे दिया। दुनिया के पास उनका एक लौता उनकी जिम्मेदारी थी कि वो दुनिया में जो समझ उन्होंने ली है उस समझ को स्प्रेड करें।
तुरंत ही वो क्या करते हैं, फ्लेड बैक लाइक ईगल्स टू देयर नेटिव नोन। जैसे ही उनका काम ख़त्म होता है वो इस दुनिया में रहना पसंद ही नहीं करते, वो तुरंत के तुरंत वापस से, जैसे ईगल अपने शिकार करके अपने आसमान में उड़ जाती है भरी दोपहरी में, अपने आसमान को वो घर समझती है, सेम ऐसे ही ये भी जो लोग थे, रिलीजियस फिलोसफर लोग थे, ये जैसे ही इनका काम ख़त्म हो जाता है ये तुरंत अपने घर चले जाते हैं जो इनका असली घर है। द नेक्स्ट लाइन्स आर, फर्स्ट who art thou? Before the memory I feared, loved, hated, suffered, did and died. And if the spark with which heaven lit my spirit, earth had with purer nutriment supplied, corruption would not now thus much inherit of what was once Rusho. तो यहाँ पर जो हमारा पोएट है शैली, वो किसी मिस्टीरियस से फिगर से पूछ रही है कि तुम कौन हो, सबसे पहले मुझे बताओ हु आर यू। ओके, तो वो जो मिस्टीरियस सा फिगर है वो माना जा रहा है कि वो जो जॉन रूशो है हमारे, वो बोल रहे हैं, वो बात कर रहे हैं कि बिफोर दाई मेमोरी, मतलब तुम्हारे पैदा होने से पहले, दाई मेमोरी मतलब तुम्हारी जब याददाश्त शुरू भी नहीं होती, तो तुम्हारे पैदा होने से पहले मैंने सब कुछ एक्सपीरियंस कर लिया था, चाहे वो डर हो, प्यार हो, नफ़रत हो, सफरिंग हो, मैं जी लिया था और उसमें मर भी गया था। तुम्हारे पैदा होने से ही पहले मेरी पूरी के पूरा जो एक एक्सपीरियंस है वो सब ऑलरेडी हो चुका था। फिर नेक्स्ट लाइन में वो कहते हैं, एंड इफ़ द स्पार्क विद विच हेवन लिट माई स्पिरिट, जिस तरीके से हेवन ने मुझे एक टैलेंट बख्शा था, है ना, मेरी स्पिरिट को बहुत ही ज़्यादा डिवाइन सोल बनाया था, उसी तरीके से अगर जो अर्थ है वो भी मेरा सेम न्यूट्रिशन सप्लाई रखती, मेरे जो सोल है उसको सेम चीज़ प्रोवाइड करती रहती, तो जो अभी मेरे अंदर करप्शन आ गया है वो ना आया होता। ओके, करप्शन वुड नॉट नाउ दस मच इनहेरिट, मैं वो करप्शन को इनहेरिट ना करता। जो जिस तरीके का मैं स्टार्टिंग में एक रूशो था जो बहुत फिलोसोफर था, थिंकर था और सबको सही राह दिखाता था, मैं अभी करप्ट हो चुका हूँ, मैं वो करप्ट ना होता अगर ये जो अर्थ है मेरी सोल को वो सेम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती जब मैं पैदा हुआ था, जो मुझे हेवन से मिला था। द नेक्स्ट लाइन्स आर, that what I thought was an old root which grew to strange distortion out of the hillside was indeed one of that deluded crew। तो यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि जिस चीज़ को मैं एक पुराने पेड़ की एक पुरानी जड़ समझ रहा था, रूट समझ रहा था, वो आज ऐसा लग रहा था जैसे किसी हिल साइड में कोई पेड़ हो, है ना, उसकी बहुत ही अजीब सी अब उसकी फिगर हो चुकी है, वो रूट जैसा लग भी नहीं रहा है और रूट जैसा लग भी रहा है, डिस्टॉर्ट हो चुका है, ख़राब सा हो चुका है। जिसको मैं रूट इतनी देर से समझ रहा था ना, वो एक्चुअल में रूट थी नहीं। वो कौन थी? एक डिल्यूडेड क्रू। डिल्यूडेड क्रू मतलब जो वही दो चैरियट के पीछे जो इतना बड़ा कैप्टिव बंधा हुआ है, मतलब लोगों का एक जमावड़ा बंधा हुआ है, उन्हीं में से एक इंसान है जो दिखाई दे रहा है मान लो कोई रूट हो, वो इतना डिसफिगर हो चुका है, उसकी जो पूरी बनावट है, शेप है, वो पूरी की पूरी ख़राब हो चुकी है। नेक्स्ट लाइन्स ऑफ द पोम आर, Whence I came, partly I seem to know, and how and by what paths I have been brought to this dread pass, methinks even thou mayst guess why this should be my mind can compass out। तो यहाँ पे जो रूशो है वो ड्रीमर से बोल रहे हैं, मतलब शैली से बोल रहे हैं कि भाई मैं याद करने की कोशिश करता हूँ कि मैं यहाँ पर कैसे पहुँचा। ओके, वंस आई केम पार्टली आई सीम टू नो, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है कि मैं यहाँ पर पहुँचा कैसे हूँ। एंड हाउ एंड बाय व्हाट पाथ्स आई हैव बीन ब्रॉट, कि मैंने किस तरीके की जो ज़िंदगी जी है अर्थ पर, वो सारी की सारी मुझे थोड़ा थोड़ा याद है कि मैंने क्या क्या डिसीजंस लिए थे, क्या चॉइसेस ली थी, क्या मैंने महान काम किए थे, क्या क्या मैंने सफरिंग्स झेली थी, है ना, मुझे वो सारी चीज़ें याद है। टू दिस ड्रेड पास, ओके, मतलब ये ड्रेड मतलब डरावना, ये जो डरावना सा रास्ता है, मैं यहाँ पर कैसे पहुँच गया मुझे थोड़ा थोड़ा उसका याद है। मी थिंग्स इवन दो मेस्ट गेस, मैं ऐसे गेस करने की कोशिश करता हूँ कि ये जो लाइफ जब ख़त्म होती है वहाँ पे कोई इंसान कैसे पहुँचता है, ये बहुत ही कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, तो मैं भी उस चीज़ को गेस कर सकता हूँ। वाई दिस शुड बी माई माइंड कैन कंपास नॉट, बट वो कह रहे हैं कि वो इस चीज़ को नहीं समझ सकते कि वो यहाँ पर क्यों पहुँचे।
हालांकि कहीं ना कहीं वो एज अ फिलोसफर जानते हैं कि लाइफ की रियलिटी क्या है, पर फिर भी वो ये सोचते हैं कि भाई मैं भी तो उन्हीं प्योर सोल्स में से था, फिलोसफर्स में से था, तो मेरा यहाँ पे होना क्यों तय था। मतलब मैं एज अ प्योर सोल इतने डिग्रेडेड, इतने करप्टेड एरिया में कैसे आ गया जहाँ पे दुनिया का हर कोई और कॉमन इंसान है, सो आई शुडंट बी हेयर। दिस इज़ व्हाट रूशो इज़ ट्राइंग टू टेल टू द ड्रीमर।